हेलो व्यूवर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि क्या कोई इन्वेस्टमेंट ख़राब होती है और कोई इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। तो ये एक बहुत डिबेट रहता है कि किसी कंपनी को हम अच्छा कहें बुरा कहें। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा कि किसी इन्वेस्टमेंट को किस नज़र से देखना चाहिए, कि वो ख़राब है या अच्छी है, कैसे डिसाइड करना चाहिए। और ये अगर आप एक चीज़ सीख गए तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है कि आपका अकाउंट जो है वो प्रॉफिटेबल है या आप नुकसान में ट्रेड कर रहे हो। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक डिस्क्लेमर है कि मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा और यहाँ मेरी कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ये सिर्फ मैं एग्जांपल्स यूज़ कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। ना मैं किसी सेबी के साथ कोई मैं रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। तो अगर आप कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें। मेरी यहाँ पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट आज समझाना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जो होती है, हम स्टॉक्स को बाद में देखेंगे, हम इन जनरल कोई भी चीज़ अगर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यू देखते हैं, राइट। अगर आपको सब्जी खरीदनी है, सिंपल सी एक चीज़, मार्केट से सब्जी खरीदनी है और एक ठेले पे सब्जी सस्ती कर दी जाती है, तो वहाँ से जल्दी से वो सब्जी बिक जाती है। वेरएज़ वही सब्जी अगर दूसरे ठेले पे महंगी कर दी जाती है, चाहे उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर ही क्यों ना हो, तो वहाँ से नहीं बिकेगी। सेम चीज़ अगर आप कार्स का एग्जांपल है, सपोज़ कर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और 2 मॉडल्स की गाड़ी आप देख रहे हो। एक मॉडल में कुछ फीचर्स हैं, दूसरे मॉडल में थोड़े से ज़्यादा फीचर्स हैं, 10% ज़्यादा फीचर्स हैं। पर कीमत जो है साथ वाले मॉडल की वो 2 गुना है। तो आप ज़्यादा फीचर्स होने के बावजूद देखोगे कि जो महंगी गाड़ी है वो कम बिकेगी, वेरएज़ जो सस्ती गाड़ी है वो ज़्यादा बिकेगी। इसीलिए आप छोटी जो प्राइस में बहुत ही इफ़ेक्टिव गाड़ियाँ थी, जैसे कि ऑल्टो, मारुति 800 जब ये आती थी, आप देखोगे वो गाड़ियाँ कितना ज़्यादा बिकती हैं। तो एज़ अ कंज्यूमर, एज़ अ स्टॉक होल्डर, आप पैसा कब बनाते हो? जब किसी चीज़ को आप सस्ता खरीदते हो और फिर उसको आप महँगा बेचते हो। पर अगर आप उसको महँगा बेचना चाहते हो, तो एज़ अ मार्केट जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उसको उसके लिए हायर कीमत पे करने के लिए भी तैयार रहना है। तो आप सोचो, आपके पास 2 सिनेरियोज़ बन सकते हैं कि एक ये कि आप सस्ती चीज़ खरीदो और फिर उम्मीद करो कि मैं उसको महँगे में बेच पाऊँगा, और दूसरा ये कि आप एक महँगी चीज़ खरीदो और आप सोचो ये और महँगी हो जाएगी तब मैं इसको बेच पाऊँगा। तो इन दोनों में से ज़्यादा आसानी से पैसा कब बन सकता है? ज़्यादा आसानी से पैसा तभी बन सकता है अगर आप सस्ती चीज़ खरीद रहे हो और फिर आप उसको महँगे में बेचने की कोशिश कर रहे हो। एक्सपेक्टेशन आपकी सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि किसी चीज़ को मैं ऑलरेडी महँगा खरीदूँगा, पर वो और महँगी हो जाएगी, तो वो एक होप है। वहाँ आपका एक कोई स्टेबल थ्योरी नहीं है, क्योंकि सस्ती चीज़ महँगी होती है। सस्ती चीज़ को खरीदने के लिए डिमांड होती है क्योंकि लोगों को लगता है हमारा यहाँ फ़ायदा होने वाला है। महँगी चीज़ को खरीद के और महँगी हो जाएगी, उसे स्पेकुलेशन कहा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट में आप एक चीज़ को खरीद रहे हो, पर सस्ते दाम पे, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अपनी फेयर वैल्यू पे जाएगा। अगर फेयर वैल्यू से ऊपर चला जाता है, यानी कि एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा है। पर ऑलरेडी महँगी चीज़ को अगर आप सोच रहे हो कि आप और महँगा हो जाएगा वो, तो वो लिटरली गैम्बलिंग की कैटेगरी में आ जाता है कि आप जुआ खेल रहे हो वहाँ पे। आपकी सिर्फ़ एक उम्मीद है, आपको एक दिमाग में पड़ गया है कि इसकी प्राइस ऊपर जा रही है तो जाती ही रहेगी, जो कि ज़्यादातर पैसे आप लूज़ करोगे, क्योंकि आप टॉप पे खरीदोगे और वो फिर जब क्रैश होती है चीज़, तो आपके पैसे वहाँ पे डूबते हैं। तो स्टॉक मार्केट जो है ना, वहाँ पे भी तकरीबन वही लॉजिक लगना होता है जो हम डे टू डे लाइफ में लगाते हैं। डे टू डे लाइफ में हम शॉपिंग कब करते हैं? डे टू डे लाइफ में हम शॉपिंग करते हैं जब डिस्काउंट चल रहे होते हैं, जब सेल्स चल रहे होते हैं। पर हम स्टॉक्स कब खरीदते हैं? जब स्टॉक्स अपने टॉप्स बना रहे होते हैं, जब पीक पे जा रहे होते हैं, तब सारे लोग एक रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, भाई ये ब्रेकआउट होने वाला है, अब तो ये डबल चला जाएगा, ट्रिपल चला जाएगा यहाँ से। ऐसा नहीं होता। कोई भी स्टॉक की प्राइस जब इंक्रीज होती है, तो जो भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, जो स्मार्ट मनी है, उनको पता होता है स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, ये वो रिटर्न्स अब कभी नहीं दे पाएगा जो ये ऑलरेडी दे चुका है। तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है और प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट होता है, और वापस मार्केट उसको उसकी फेयर वैल्यू के आसपास सूनर और लेटर ले आती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीज़ महंगी खरीद के अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि वो और महंगी हो जाएगी और हम पैसा बना लेंगे, वो चीज़ ज़्यादातर काम नहीं करने वाली है, और काम करेगी भी ना तो शॉर्ट टर्म में काम करेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब किसी ने बेचना शुरू कर दिया, कब प्राइस नीचे गिरनी शुरू हो गई और आपका जो पोजीशन है वो लॉस में चली गई। तो इसको कुछ एग्जांपल्स को लेके आप समझते हैं। यहाँ पे मेरे सामने आप देख सकते हो कि इन्फोसिस का चार्ट जो है ओपन है। तो अगर आप इस इन्फोसिस के चार्ट को देखो,
तो यहाँ पे इसने हाई बनाया था तकरीबन 1950 रुपये में। सिंपल रखने के लिए कहते हैं, मान लीजिए 2000 रुपये के आसपास इसने अपना हाई बनाया था, और फिर ये 1200 रुपये तक भी गया है शेयर। ठीक है, 1200 से नीचे गया है, पर हम मान के चलते हैं 1200 के आसपास यहाँ पे शेयर किया था। अब दो बायर्स हैं, इन्फोसिस एज अ कंपनी सेम है। ये 2021 में जब इसने हाई बनाया था, मेरे ख्याल से 2021 का टाइम है, 2022 का टाइम है जनवरी का, तो जनवरी 2022 में, यानी अभी से ऑलमोस्ट 18-19 महीने पहले जब इस कंपनी ने अपना हाई बनाया था, 2000 रुपये में ट्रेड कर रही थी, तब भी ये वही कंपनी थी और आज भी ये वही कंपनी है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स देख के तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी बेकार है या अच्छी है, वही एक कंपनी है, वही फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स बहुत जल्दी चेंज नहीं हो जाते। थोड़ा सा यूएस मार्केट्स में रिसेशन का फियर आया इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से, वो सिर्फ एक यहाँ पे रीज़न है। पर क्या कंपनी में कोई मेजर बदलाव आ गया? कंपनी के ऑपरेशंस चेंज हो गए, कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हो गया? नहीं, वो वही का वही है। पर अब सोचिए, एक इन्वेस्टर जिसने यहाँ पे तकरीबन 2000 रुपये में इसके शेयर्स खरीदे हैं, वो इस वक्त ऑलरेडी 18 महीने शेयर्स को होल्ड कर चुका है, पर उसको दिख रहा होगा अच्छा खासा लॉस, क्योंकि अभी भी इन्फोसिस 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी 700 रुपीज़ का जो लॉस है, 35% का लॉस उस इन्वेस्टर को अपने अकाउंट में दिख रहा होगा। और वो लॉस पूरा कब होगा? जब इन्फोसिस वापस 2000 रुपये पे जाएगा। अगर 2000 रुपये में जाने में सपोज कर लीजिए अगले 2-3 साल लग जाते हैं, तो 4 से 5 साल की जो इन्वेस्टमेंट होगी ऐसे इन्वेस्टर की, उस पर उसको नेट रिटर्न जीरो दिखाई देगा। अब क्या ये कहना गलत होगा कि लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस ऊपर जाएगी ही जाएगी? बिल्कुल ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ, अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, जाएगी। पर इसी स्टॉक में जहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, वहाँ पे एक इन्वेस्टर को 3 से 4 से 5 साल तक 0% रिटर्न देखने को मिल सकता है, या अपना अकाउंट इवन लॉस में देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज उसने यहाँ पे टॉप पे खरीद लिया। यानी आपने एक अच्छी कंपनी खरीदी, पर ये अच्छी कंपनी कब थी? एक सर्टन प्राइस पे। सिर्फ एक अच्छी कंपनी को अच्छी कंपनी सोच के उसकी बिजनेस मॉडल को देख के मत खरीदिए। कोई भी कंपनी अच्छी नहीं होती और कोई भी कंपनी बेकार नहीं होती। अगर आप बेंजामिन ग्राहम का मॉडल स्टडी करेंगे, तो वो जो करते थे उसको बोलते थे सिगार बट ट्रेडिंग। सिगार बट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि उनका कहना था कि जैसे सिगरेट में जो लास्ट एक फिल्टर के पास थोड़ा सा बच जाता है सिगरेट का हिस्सा, उसको भी लेके एक दो कश मारे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? उनका कहने का मतलब क्या था कि जो कंपनीज बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं, राइट, उनसे भी पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि वो भी जब कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर रहा होता है और बहुत नीचे गिर जाता है, तो एक बार थोड़ा सा बाउंस लेके ऊपर आता है, उसमें पैसा बना सकते हो आप। तो उनका बिजनेस मॉडल, जो उनका जो ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट मॉडल था, वो यही था कि अगर 1 रुपए की कंपनी की आज भी वैल्यू बची है पर वो 50 पैसे में बिक रही है, तो मैं खरीद लेता हूँ। एक बार भी अगर वो 50 पैसे से 1 रुपए तक अपनी फेयर वैल्यू तक वापस जाएगी, तो उसमें पैसा बन जाएगा। तो पैसा हर कंपनी में बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो प्रॉफिटेबल हो। बिल्कुल ऐसा बिजनेस मॉडल ना हो कि वो बैंकरप्ट होकर बंद ही होने वाली है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, चाहे ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, हर कंपनी में पैसा बनाया जा सकता है। और हाईएस्ट से हाईएस्ट ग्रोथ वाली कंपनी में पैसा लूज़ किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी एमएनसी, बड़ी से बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी में पैसा लूज़ किया जा सकता है। ये सारा वैल्यूएशन का खेल है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ को किस कीमत पे खरीद रहे हो। मारुति की गाड़ी है या मर्सिडीज की गाड़ी है, ये देखना ज़रूरी नहीं है कि अच्छी गाड़ी कौन सी है। हम सबको पता है कि इस गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स हैं, हमको सबको पता है कि ज़्यादा जो कंफर्ट है वो कौन सी गाड़ी देती है। पर अगर आप एक कार खरीद के उसको मुनाफे पे बेचना चाहते हो, तो आपको दोनों गाड़ियों को सस्ते कीमत पे खरीदना पड़ेगा। मारुति हो या मर्सिडीज हो, दोनों गाड़ियों पे आप पैसा नहीं बना सकते अगर आप इनकी कीमत बहुत ज़्यादा महंगी पे खरीद लेते हो और ये सोच रहे हो कि हम इसको आगे और महंगा बेच लेंगे, क्योंकि आपको कोई खरीदारी नहीं मिलेगा। वही केस यहाँ इन्फोसिस का मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि जिसने 2000 पे खरीदा, ऐसा नहीं कि उसने गलत कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि उसने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, फंडामेंटल्स नहीं देखे, सारा कुछ चेक नहीं किया, पर ऐसी कीमत पे खरीद लिया एक अच्छी कंपनी को जो उस वक्त उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत महंगी है। अब इसीलिए अगर आप देखोगे, आप विप्रो का चार्ट चेक करो और आप इन्फोसिस का चार्ट चेक करो, इन्फोसिस अब भी अपने लो के आसपास ही घूम रही है। इसका लो 1200 रुपये के आसपास था, सिर्फ 100 रुपये ऊपर गया है। वेरस विप्रो का लो, अगर मुझे याद है ठीक से, मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, तो 330-340 रुपये तक गया है, और इस वक्त वो बीच में 400 से ऊपर जा चुकी है एक बार। तो अगर आप दोनों कंपनीज को कंपेयर करोगे, विप्रो ने काफ़ी ज़्यादा अभी ऑलरेडी जो मूवमेंट है डाउन अपने लो से, वो ऊपर दिखा दी थी। क्यों दिखा दी थी? रीज़न क्या था उसका? क्योंकि विप्रो और इन्फोसिस 2021 में, अगर 2022 में आप चेक करोगे, इन्फोसिस ओवर वैल्यूड थी, कंपैरेटिवली विप्रो अंडर वैल्यूड थी। अगर आप पीई चेक करोगे, प्राइस टू बुक चेक करोगे, तो विप्रो का ज़्यादा नीचे गिरा था।
विप्रो में ज़्यादा बड़ा क्रैश आया था इन्फोसिस से भी। तो जो कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सही कीमत पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने जो यहाँ एग्ज़ाम्पल लिया कि जिसने ₹2000 पे खरीदा, वो अगले 3-4 साल तक एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके भी हो सकता है कि अपने पोर्टफोलियो में नुकसान देखता रहे। उसको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा इससे पहले कि रिकवरी होगी। व्हेयरएज़ जिसने अब यहाँ 1200-1300 लेवल्स के आस-पास खरीदा है, वो सेम इंसान अगले 2 से 3 साल में हो सकता है देखे कि यहाँ से प्राइस 2000-2500 तक चली गई। यानी कि उसको 80-100% रिटर्न मिल सकता है। 80% 100% रिटर्न की वो उम्मीद रख सकता है। तो अगर 2 या 3 साल में भी ये रिटर्न मिलता है, प्लस ये कंपनी 2 से 3% डिविडेंड भी देती है, अगर आप 1200 की प्राइस के अराउंड खरीद रहे हो, तो आपको साल का तकरीबन 35% रिटर्न मिल रहा है, जो कि एक अमेजिंग रिटर्न है। जो बड़े से बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी 30-35% नहीं बना पाते। फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में? किस कीमत पे आपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया? तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी की सही वैल्यूएशन पे उसको खरीदना बहुत आसान होता है। अगर ये जो बुल ट्रेंड यहाँ स्टार्ट हुआ था, इसमें आके कि अब तो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और इसे बोलते हैं फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि यार मैं इससे बाहर रह गया, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाया। अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऊपर जा चुकी है और आपके हाथ से निकल गई है, तो वो निकल गई है। उसके नीचे आने की वापस वेट करो। फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो जितने भी लोग सोचिए ये यहाँ पे इसने तकरीबन ₹1750 का हाई बनाया था और ये था अगस्त। अब अगस्त से लेके ये जो हाई तकरीबन रहा था, ये अप्रैल 2022 तक रहा है, यानी 8 महीने ऑलमोस्ट ये हाई रहा है। ये 8 महीने में जितने बायर्स थे, वो अब यहाँ पे ट्रैप्ड हैं। क्योंकि इन बायर्स ने मोस्टली जब इन्वेस्ट किया है, इन्होंने ये अप ट्रेंड को देख के इन्वेस्ट किया कि ये तो ऊपर जा रहा है स्टॉक, अब हम मिस ना कर जाएँ, हम बाहर ना रह जाएँ इस रेस से, हम भी पैसा बना लें, चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि कोई भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। प्लस सबसे बड़ी बात होती है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो आपको देखना है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स तो इंप्रूव हो रहे होंगे, ऑब्वियसली ये कंपनी अपने रिजल्ट्स अच्छे देती है, पर जिस रेट पे स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, क्या इस रेट पे, इस स्पीड पे फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं? अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं और हर महीने, हर साल आपको लग रहा है कि हर साल जो इन्फोसिस के फंडामेंटल्स हैं वो 10% से इंप्रूव हो रहे हैं, पर स्टॉक प्राइस हर साल 20-25% ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कंपनी अब ओवर वैल्यूड होती जा रही है। तो ये चीज़ को देख के आपको इन्वेस्ट करना है। इसीलिए जो यहाँ ₹2000 पे खरीदने वाला इन्वेस्टर है, वो अब काफ़ी देर तक प्रॉफिट्स नहीं देखेगा इस इन्वेस्टमेंट पे, व्हेयरएज़ जिसने 1200 पे खरीदा है, वो यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट्स देख सकता है अगले 2 से 3 साल में। दोनों ही लोगों ने सेम कंपनी में, ध्यान रखिएगा, सिमिलर फंडामेंटल्स वाली कंपनी में, सेम क्वालिटी की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। पर एक प्रॉफिटेबल रहेगा, एक प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। एक को डिविडेंड यील्ड 3 साढ़े 3% का मिलेगा, एक को डिविडेंड यील्ड सिर्फ 1-1.5% का मिलेगा। मेन फ़र्क क्या है यहाँ पे कि किस कीमत पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो है यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज़ का। अब आरती इंडस्ट्रीज़ को अगर आप देखोगे, ये भी एक काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है केमिकल सेक्टर में, और इसकी अगर प्राइस देखें तो इसने हाई यहाँ पे बनाया था तकरीबन ₹1000 का। इस वक्त ट्रेड कर रहा है ये ₹472 पे। अब अगेन यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन देखिए किस तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर गया है। इस तरह से कभी भी स्टॉक प्राइस स्ट्रेट लाइन में अगर ऊपर जा रहा है, तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। क्या ये कंपनी बेकार कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा। क्या ये कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है? बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा। क्या इसका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा। बट आपको समझना पड़ेगा कि हर इन्वेस्टमेंट जो है, वो एक कीमत पे ही अच्छी लगती है। आप जब भी स्टॉक्स खरीदें तो अपनी जो नॉर्मल आपकी शॉपिंग का तरीका होता है ना, जिसमें आप सेल्स ढूँढते हो, डिस्काउंट ढूँढते हो, दिवाली सेल आ जाए, न्यू ईयर सेल आ जाए, प्राइम डे सेल आ जाए अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट की सेल आ जाए, तब आप कोई चीज़ खरीदते हो, क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मिल जाए, तब आप चीज़ खरीदते हो। वो सेम चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में भी लगानी पड़ेगी, चाहे कोई भी रीज़न हो। चाहे एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हों, चाहे एक सेक्टर स्पेसिफिक फैक्टर्स हों, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी के फैक्टर्स हों, चाहे एक कंपनी के अंदर कोई शॉर्ट टर्म रीज़न हो। जब भी आपको स्टॉक डिस्काउंट पे मिले तभी उसको खरीदिए। पहले हर चीज़ की आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या बनती है। वो वैल्यूएशन के बाद जब आपको उस वैल्यूएशन के आस-पास या उससे सस्ता स्टॉक मिले, तब उसमें खरीदना ज़रूरी है। अगर आप सिंपली ये अप ट्रेंड को देख के टॉप पे खरीदोगे, जिसने आप सोचिए 1005 पे यहाँ पे शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, ₹1005 पे खरीद लिया और स्टॉक चल रहा है ₹472 पे, इस स्टॉक को यहाँ से डबल से भी ज़्यादा जाना पड़ेगा उस एक जो ग्रुप को जिसने ₹1000 पे खरीदा है, ब्रेक इवन पे आने के लिए। प्रॉफिट को तो छोड़ ही दीजिए। तो अगेन सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि ये स्टॉक
एक इन्वेस्टर होगा जिसने 1000 रुपये पे खरीदा होगा, एक इन्वेस्टर होगा जो 400 पे खरीदेगा, और मेरे हिसाब से 470 पे खरीदेगा, और ये मेरे हिसाब से अभी और हो सकता है नीचे जाए। तो कोई होगा जो इसके और नीचे जाने की वेट करेगा, वो 400 पे खरीदेगा। जो अभी से इंटरेस्टेड है वो हो सकता है 450 की पुट्स बेचना शुरू करेगा, डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेगा कि जब 450 पे प्राइस आएगी मैं तभी खरीदूंगा। तो फर्क क्या होगा इन सब में? एक इन्वेस्टर होगा जो प्रॉफिटेबल होगा, दूसरा इन्वेस्टर होगा जो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। फर्क यहाँ कंपनी का नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कंपनी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज नहीं हो जाता, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाती, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, पर ओवरऑल लॉन्ग रन में कंपनी प्रॉफिट्स अगर बनाती रही है तो आगे भी बनाती रहेगी। तो यहाँ पे जो मेन लेसन है, जो मेन मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, कि सोने का भी भाव होता है। अगर सोने की कीमत भी कल को 5 गुना करके बेची जाएगी तो सोना भी कोई नहीं खरीदेगा, और वही सोने की जगह अगर आप एक सिंपल जो स्टील है उसकी कीमत भी 1/4 कर दोगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो सोना और स्टील जो है ना, उनकी भी एक मार्केट कीमत डिसाइड करती है जो उसकी फेयर वैल्यू होती है। अगर आप सोने के भाव पे स्टील खरीदोगे तो भी नुकसान में रहोगे, और अगर आप महंगी चीज़ है उसको सस्ता खरीद लोगे तो वही एक तरीका है कि उसको आप फ्यूचर में हायर प्राइस पे बेचने की एक थोड़ी सर्टेनिटी रख सकते हो। आप एक महंगी चीज़ को ऑलरेडी महंगा खरीद के अगर सोच रहे हो कि मैं इसको और महंगे पे बेच दूंगा, तो वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, वो गैम्बलिंग है, वो जुआ खेलना है। तो हमेशा वैल्यूएशन को ध्यान में रखें, वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं, कंपनीज का बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म ही हो जाएगा। अब जैसे वीएचएस करके कंपनी थी, वो कैसेट टेप्स बनाती थी, अब कैसेट्स का ज़माना ही चला गया, सीडीज आ गई थी, उसके बाद पेन ड्राइव्स आ गई, उसके बाद स्टोरेज मीडिया ही चेंज हो गया, आज क्लाउड स्टोरेज की बात हो रही है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि खत्म ही हो जाती है, वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा। पर जो कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं और ऐसा मॉडल है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म नहीं हो जाएगी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी, वहाँ पे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो, कहीं पे भी, प्रोवाइडेड कि आप उसको सही कीमत पे खरीद रहे हो। और अच्छी से अच्छी कंपनी क्यों ना हो, अच्छे से अच्छे फंडामेंटल्स क्या क्यों ना हो, दुनिया के इंटरनेशनल इंडेक्सेस में क्यों ना कंपनी एडेड हो, आप उस पर पैसा लूज करोगे अगर आप ऐसी कीमत पे खरीद रहे हो जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। क्योंकि मार्केट जो है वो हर कंपनी की वैल्यूएशन करती है, मार्केट इरैशनल होती है। कभी कभी एक अच्छी कंपनी को नीचे प्राइस में गिरा देती है तो वहाँ पे हमें खरीदना चाहिए, और कभी कभी उसी सेम अच्छी कंपनी को ओवर प्राइस कर देती है, फेयर वैल्यू से कहीं ऊपर ले जाती है। वहाँ पे हमें वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, वो जो एक साइकोलॉजी है जिसमें कि हम बह जाते हैं अपनी भावनाओं में, क्योंकि हम पीछे ना रह जाएं बाकी दुनिया से, सब ने खरीद लिया, शेयर प्राइस ऊपर जाए जा रहा है, हम ही नहीं खरीद रहे। क्योंकि उस वक्त होता क्या है ना, इतना हाइप क्रिएट हो जाता है उस कंपनी के पास। कोई भी कंपनी जब बुल रन में हो तो आपको 2-3 चीज़ें दिखाई देंगी। एक, मीडिया जो है ना, उसमें उसकी रोज डिस्कशन होगी कि देखो ये बुलिश शेयर है, सारे एनालिस्ट आके टीवी पे बोलने लग जाएंगे कि ये बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। और आधा टाइम आप ये नहीं समझोगे कि जो एनालिस्ट आके रेटिंग देते हैं ना, वो सिर्फ शेयर प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं। उनमें से किसी को पता नहीं होता प्राइस के ऊपर जाने से पहले कि ये ऊपर जाने वाली है, ना किसी को उसके गिरने से पहले पता होता कि ये गिरने वाला है। बस वो ये देखते हैं कि ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का रिकमेंडेशन दे दो। तो एक हाइप क्या बन जाती है मार्केट में कि भाई इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। न्यूज़ चैनल्स पे आपको पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। आप जितने ये यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, जहाँ कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखोगे, आपको सब जगह क्या दिखाई देगा कि उस स्टॉक के बारे में सब बुलिश व्यू रख के बैठे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ क्रिएट कर दिया जाता है, पर वो क्रेज़ ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो अपनी समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, कमेंट्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।